एवरीवन, आई एम नेहा। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया सेशन जो है क्लास 10th जियो का। दैट इज द चैप्टर 1, दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि क्या क्या रिसोर्सेस है, कौन से बेसिस पर इन रिसोर्सेस को डिवाइड किया गया है, कैसे लैंड डिवाइडेड है इंडिया के अंदर, ओके ऐसे कौन सी इंपॉर्टेंट अर्थ समिट्स हुए, प्लस और भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशनल चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मेरी हमेशा की तरह एक ही एडवाइस रहेगी कि आप एक पेपर, नोटबुक और पेन लेके बैठे ताकि आप सब कुछ नोट्स फॉर्मेट में उसको लिखते हुए चले, ताकि आपको एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हम सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। प्लस मेरी ये एक और चीज आपको एडवाइस रहेगी कि आप अपने नोट्स जो बना रहे हैं उसमें छोटे छोटे कीवर्ड्स लिखना स्टार्ट करो, ताकि आपको बहुत लेंदी लाइंस ना पढ़नी पड़े, पैराग्राफ्स ना पढ़ना पड़े। बहुत शॉर्ट फॉर्म में चीजों को लिखो ताकि रिवीजन आपका बहुत जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो ठीक है, अब हम करते हैं अपना ये सेशन स्टार्ट। That is actually of class 10th social science geography का फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो इस फर्स्ट चैप्टर में वी विल सी अबाउट लॉट मैनी थिंग्स। जैसे कि ये चैप्टर हमारा बेस्ड है ऑन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। हम फुल चैप्टर इसमें कवर करने वाले हैं। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, इस चैप्टर की शुरुआत जो है वो रिसोर्सेस से ही है। तो रिसोर्सेस में हम ये देखेंगे कि हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो ये चैप्टर है, रिसोर्स का मतलब क्या होता है? संसाधन। ठीक है, क्या रिसोर्स का मतलब होता है? संसाधन। और डेवलपमेंट का तो मतलब हमें पता ही है, विकास। ठीक है, आई होप आपको दोनों का मीनिंग पता चल गया। देखो, रिसोर्सेस हमारे वो है एवरीथिंग इन आवर एनवायरमेंट यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। ठीक है, जो भी चीज एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे चेयर है, पेन है, पेंसिल है, कुछ भी है, एनीथिंग जो हमारी एवरीथिंग जो हमारी नीड्स को, हमारी जरूरतों को सेटिस्फाई कर रहा है, हमारी नीड्स को मीट अप कर रहा है, वो सारी चीजें हमारी क्या कहलाएंगी? रिसोर्सेस। सिंपल। अब वो जो भी रिसोर्सेस हैं वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो। ठीक है, अब नेचर हमें लकड़ी दे रही है, हम डायरेक्ट लकड़ी यूज नहीं कर सकते, हमें फर्नीचर बनाना पड़ेगा। दैट वी नीड टू नो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। इकोनॉमिकली फेसिएबल। इकोनॉमिकली मतलब कि हम उसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, इतना भी कॉस्टली मटेरियल नहीं होना चाहिए जिसको हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। दैट शुड बी इकोनॉमिकली फेसिएबल। ओके, साथ साथ ऐसी चीज जो हम कल्चरली भी एक्सेप्ट कर सके, बिकॉज हम इंडियन से, हमारा तो बहुत ज्यादा, हम अपने कल्चर में इतना ज्यादा एंग्रोस्ड रहते हैं कि हमारे को हर चीज अपने कल्चर से रिलेटेड चाहिए। ठीक है, तो कल्चरली भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, दिस ट्राइंगल इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमको सारी चीजें एनवायरमेंट और नेचर से मिल रही है। ओके, तो नेचर के बाद जो सेकंड थिंग आती है वो है टेक्नोलॉजी, जो हमने यहाँ पे पढ़ ली, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। अब टेक्नोलॉजी तो है और साथ साथ हमारा क्या होना चाहिए? इंस्टीट्यूट भी होना चाहिए जो प्रॉपरली स्किल्स और टेक्नोलॉजी के साथ सारे नेचुरल रिसोर्सेस को कन्वर्ट करे ह्यूमन बीइंग के नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले तो सारी चीजें रिसोर्स होती है, सॉरी, पहले तो सारी चीजें हमारी क्या होती हैं? सोर्स होती हैं। देन ह्यूमन यूज टेक्नोलॉजी, स्किल्स, इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद हमारी वो चीज क्या बन जाती है? रिसोर्स। हर वो चीज रिसोर्स बन जाती है जो ह्यूमन के यूज की है। ठीक है, अब एक यहाँ पे की पॉइंट लिखा है। ये की पॉइंट क्या है? रिसोर्सेस आर नॉट फ्री। कोई भी रिसोर्स फ्री नेचर गिफ्ट नहीं है, नेचर का कोई भी फ्री गिफ्ट नहीं है। ठीक है, हमें इस सारी चीजों का कुछ ना कुछ भुगतान चुकाना है, हमें
अब देखो हमारे को कोई भी चीज बहुत फ्रीली अवेलेबल हो जाती है तो हम उसकी वैल्यू करते हैं। जैसे हम पानी की वैल्यू कर रहे हैं कि नेचर से हमें पानी इतना ज्यादा अवेलेबल है, पीपल आर यूजिंग सो मच वाटर एंड वेस्टिंग मोर, ठीक है, इतना ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं, वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज हमें फ्रीली जो नेचर से अवेलेबल है, इट इज एक्चुअली हमें बहुत ध्यान से यूज करना है। ह्यूमन बींग्स आर इसेंशियल कंपोनेंट दैट ट्रांसफॉर्म मटेरियल इनटू यूजेबल रिसोर्स, और ह्यूमन बीइंग ही वो चीज है जो इन सब चीजों को यूजेबल रिसोर्सेस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ आ गया? दैट इज एक्चुअली अवर इंट्रो। ये हमारा सिर्फ इंट्रो था इस चैप्टर का, ठीक है, ओनली इंट्रो था। तो चलो अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब देखो रिसोर्सेस हमारे कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अब अलग अलग कैटेगरीज, मेजरली 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहले रिसोर्स में तो हमारा क्या आता है, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, या तो वो बायोटिक है या अबायोटिक। बायोटिक हमें पता है वो सारी चीजें जो कि लिविंग है, क्या है, लिविंग, ठीक है। और जो अबायोटिक है वो कैसी है, नॉन लिविंग, जैसे कि कोई पत्थर, ठीक है, पहाड़। और बायोटिक में जैसे प्लांट एनिमल, और अबायोटिक में जैसे रॉकेट, मेटल्स जो नॉन लिविंग है। अब उसके बाद हम आता है हमारा क्या, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है। अब रेन्यूएबल रिसोर्सेस तो हमारे वो हैं जो रीन्यू हो सकते हैं, जिनको हम दोबारा बना सकते हैं, जो रीन्यू कर सकते हैं अपने आप को। दैट इज विंड कभी खत्म नहीं होती, वाटर कभी खत्म नहीं होता। अब नॉन रेन्यूएबल क्या है, जिनको हम रीन्यू नहीं कर सकते, जिनको दोबारा से नया नहीं बनाया जा सकता, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, जैसे कि पेट्रोल, ठीक है, जैसे कि डीजल, ठीक है, जैसे कि कोल। ये सारी चीजों को एक बार हमने यूज कर लिया तो उसके बाद हम इसको रीन्यू नहीं कर सकते। अब देखो इसके बाद आता है हमारा क्या, ऑनरशिप, ठीक है। अब ऑनरशिप में ये वाला जो पॉइंट है वो इसी के साथ का है, ठीक है। पहला ऑनरशिप मतलब मालिक, ठीक है। ऑनरशिप का मतलब क्या होता है, मालिक। अब मालिक के बेसिस पे, ऑनरशिप के बेसिस पे, या तो किसी रिसोर्स का इंडिविजुअल मालिक है, या तो कोई कम्युनिटी, उसका कम्युनिटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। इंडिविजुअल मालिक जैसे घर का हो सकता है, कम्युनिटी का मालिक कैसे, जैसे पार्क है, वो ग्रुप ऑफ पीपल का है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। या फिर कोई चीज नेशनल, नेशनल लेवल पे उसका कोई मालिक हो, जैसे कि गवर्नमेंट मालिक होती है, जैसे कि रेलवेज का। और अब इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी है हमारी प्रॉपर्टी जो ओशियन के उस पार हो जाती है, ठीक है, और आगे की जितनी हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, हमारे ओशियन लेवल पे, ठीक है। तो ओशियन तो 12 नॉटिकल्स तक तो सारी नेशनल प्रॉपर्टी, लेकिन उसके बाहर की जो ओशियंस है वो किसकी प्रॉपर्टी आती है, दैट इज इंटरनेशनल प्रॉपर्टी, ओके। और उसके बाद हम देखेंगे स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, वो यहां से हमारा स्टार्ट है। पहला पोटेंशियल, दूसरा डेवलप, तीसरा स्टॉक, उसके बाद रिजर्व। अगर सबको भी हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति, ठीक है। वो सारी चीजें जिनके पास लाइफ है वो सारी हमारी क्या कहलाती हैं, बायोटिक, ओके, लाइक ह्यूमंस, फ्लोरा, फोना और लाइफ स्टॉक्स। उसके बाद अबायोटिक कौन है, जो हमारी है नॉन लिविंग थिंग्स, जो जीवित चीजें नहीं है, रॉक्स, मेटल्स और वाटर, ओके। तो ये सारी चीजें जो हमारी अबायोटिक है। अब एग्जॉस्टिबिलिटी, जो चीजें खत्म हो सकती है धरती से और खत्म नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो देखो रेन्यूएबल, जो अपने आप को रीन्यू कर सकती है, नॉन रेन्यूएबल जो अपने आप को रीन्यू नहीं कर सकती। तो देखो रेन्यूएबल में तो काफी सारे चेंजेस होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल। और एग्जांपल में हमारे पास क्या है, सोलर, विंड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ओके। और नॉन रेन्यूएबल में हमारे पास क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इन्हें बनने में, फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल एंड कोल, ओके।
तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा हम की पॉइंट भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति जो है, या तो उसमें लाइफ है या नो लाइफ है, मतलब बायोटिक अबायोटिक। एग्जॉस्टेबिलिटी, एग्जॉस्टेबिलिटी का मतलब है कैन इट रन आउट, क्या इसके बिना हम गुजारा कर सकते हैं। वही रेनेवेबल है, वही नॉन रेनेवेबल है। आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है सारी चीजें। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग ही भी है। अगर आपके एग्जाम में ये चैप्टर आ जाता और ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट। बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट डायग्राम्स बना के आओ ताकि आपको बहुत अच्छे नंबर मिले। एग्जाम्स में नंबर कैसे मिलते हैं हमें? हमारे रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। हमारा जितना सुंदर रिप्रेजेंटेशन होता है ना, एग्जामिनर उतना ज्यादा खुश हो जाता है टू गिव मोर मार्क्स। ओके, वैसे तो जितने मार्क्स का उतने का ही मिलता है, पर यस आपको पूरे नंबर दिए जा सकते हैं उस क्वेश्चन में। आफ्टर दैट हमारा आता है टॉपिक क्या? ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब मालिक। जैसे कि इंडिविजुअल ऑनर है। इंडिविजुअल ऑनर मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी किस किसकी हो सकती है? किसी प्लॉट की, हाउस की, कार की, या फिर वेल कुएं की, या और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है बेटा? ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल जिसके बहुत सारे लोग, वो चीज क्या है? हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, बहुत सारे लोगों की वो चीज है। ठीक है, जैसे कि एक गांव का पॉन्ड, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी पब्लिक की है। उसके बाद आता है हमारा नेशनल, राष्ट्र लेवल पे क्या क्या हमारी प्रॉपर्टी है। तो देखो, राष्ट्र लेवल पे हमारी क्या प्रॉपर्टी है? जो हमारी सरकार मालिक है जिसकी, जैसे कि रेलवेज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जितने भी मिनरल्स के खदान हैं, उन सब की मालिक हमारी कौन है? नेशन, नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम, इंटरनेशनल। अब यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया था सरकार कितने ओशियन तक की मालिक हो रही थी? 12 नॉटिकल्स। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है हमारी कौन ऑनर है? नेशन। ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट। लेकिन उसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि 12 नॉटिकल माइल्स के अलावा जो हमारी प्रॉपर्टी हो गई, वो हो गई हमारी 200 नॉटिकल माइल्स तक। जितने भी इससे आगे हम बढ़ गए तो वो सारी हमारी किस में चली जाती है? इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी बन जाती है। तो देखो, किसी भी प्रॉपर्टी को हम देख रहे हैं तो वो स्केल कहाँ से होना स्टार्ट करेगी? आपसे, फिर आपके शहर से, फिर आपके देश से, और फिर इस दुनिया से। तो धीरे धीरे करके हमने यही पढ़ा। ठीक है, पहले आप, फिर आपका एक ग्रुप, फिर आपकी सरकार, फिर पूरे वर्ल्ड तक। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगला हमारा टॉपिक आता है दैट इज एक्चुअली एज वेल इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब विकास के बेसिस पर कैसे है। सबसे पहले तो आता है हमारा पोटेंशियल। और बेटा दिस टॉपिक इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, क्योंकि इसमें हम 4 टाइप के स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे और बार बार पूछा भी जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा डेवलप है, कौन सा स्टॉक है, कौन सा पोटेंशियल है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से अभी पढ़ लो। तो देखो, पोटेंशियल हमारे वो होते हैं किसी भी रीजन में ये मिल रहे हैं, फाउंड इन एनी रीजन बट नॉट येट फुली यूटिलाइज। मतलब कि रिसोर्सेस तो पूरा है पर यूटिलाइजेशन पूरा नहीं है। समझ आ गया? रिसोर्स पूरा है लेकिन यूटिलाइज हम उसे नहीं कर पा रहे। जैसे कि विंड और सोलर एनर्जी राजस्थान और गुजरात में तो बहुत है, लेकिन इसका यूटिलाइज हम नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां टेक्नोलॉजी नहीं है इतनी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा डेवलप, जो रिसोर्सेस ऑलरेडी डेवलप्ड है। ठीक है, उनका वो चीजें सारी सर्वेड है, क्वालिटी क्वांटिटी भी है, और सबका एक्चुअल यूज भी पता है। मतलब कि रिसोर्सेस भी है और उनका यूज भी हमें पता है, दोनों चीजें अवेलेबल है। अब देखो, जैसे कि कोल माइंस एंड पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन, ये सब हमें आता है। उसके बाद हम देखते हैं स्टॉक। अब व्हाट आर एक्चुअली स्टॉक? अब देखो, हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई नीड बट ह्यूमन लैक ऑफ टेक्नोलॉजी टू असेस देम। अब देखो, हमारे को जरूरत तो है, ठीक है, हमारे पास पोटेंशियल उस चीज की जो
have potential to satisfy needs, but human lack the technology. देखो, अब हमारे पास रिसोर्सेस तो अवेलेबल है। तो देखो अगला टॉपिक है हमारा किसका, स्टॉक का। ठीक है, अब यहाँ पे हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई नीड्स बट ह्यूमन लैक द टेक्नोलॉजी टू असेस देम। इसका मतलब है कि हमारे पास रिसोर्सेस तो है, ठीक है, पर अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है, रिसोर्सेस अवेलेबल हैं पर टेक्नोलॉजी नहीं है। हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई नीड बट ह्यूमन आर लैक विद टेक्नोलॉजी, लैक विद टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे एग्जांपल में क्या दिया है, एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड वाटर। अब हमें ये नहीं पता कि कैसे एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी के अंदर से। ठीक है, ये हमें नहीं पता। ओके, देखो तो अब हमारा अगला टॉपिक है क्या, रिजर्व्स। तो हमारे रिजर्व्स क्या है, इज अ सबसेट ऑफ स्टॉक, इसी का ही एक अगला भाग समझ लो, सबसेट है। कैन बी यूज विदाउट एग्जिस्टिंग टेक बट केप्ट फॉर द फ्यूचर नीड। हम इसको यूज तो कर सकते हैं, ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे रिसोर्सेस अवेलेबल तो हैं, यूज भी हम इन्हें कर सकते हैं, बट व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसे सेव करना है। अब हमें इसे बचा के रखना है। ठीक है, अब हमें इसे बचा के रखना है, जैसे कि वाटर इन द डैम और फॉरेस्ट, इन सारी चीज को हमें क्या करना है, बचा के रखना है। अब यहाँ पे कुछ हम की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट जैसे कि स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक में लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ही नहीं है। रिजर्व में क्या है, टेक्नोलॉजी तो है बट वी हैव टू सेव फॉर फ्यूचर जनरेशन। आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो गया है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारा अगला टॉपिक है, क्या बोल रहा है, व्हाई इज रिसोर्सेज डेवलपमेंट अ प्रॉब्लम। अब रिसोर्स का डेवलपमेंट एक प्रॉब्लम कैसे हो सकता है, हाउ इट इज अ प्रॉब्लम। हमारा देश विकास कर रहा है, रिसोर्सेज डेवलप हो रहे हैं, बट ये प्रॉब्लम कैसे है एक तरीके से। तो देखो, रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये हमने आगे पढ़ा था। ठीक है, एक फ्री गिफ्ट है बट इट इज एक्चुअली अ मिथ, ये एक झूठ है। ठीक है, ये एक लाई है। हमारे को फ्री गिफ्ट तो है, लेकिन फ्री गिफ्ट मिलने पर लोग कर क्या रहे हैं, सबसे पहला तो डिप्लेशन हो रहा है, हर चीज का नाश हो रहा है, फास्ट कंज्यूम कर रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा ग्रीडी हो गए हैं, लालची हो गए हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए, टू सेटिस्फाई देयर ओन नीड, लोग यहाँ पे लालची हो गए हैं। प्लस अनइक्वल एक्यूमुलेशन, अनइक्वल एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इकट्ठा, ठीक है, एक साथ, टुगेदर, कोई भी चीज क्या है, एक साथ है, ठीक है, और अनइक्वल, बराबर नहीं है, तो किसी भी रिसोर्सेस को बराबर तरीके से बांटा नहीं गया। देखो अब बात क्या कह रहे हैं कि रिसोर्सेस कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स, कि जो रिसोर्सेस की पावर है ना, वो सिर्फ कुछ हाथों में ही है, कुछ लोगों के पास ही अच्छी अथॉरिटी है, और जिनके पास अच्छी अथॉरिटी है वो कहलाते हैं हैव्स और रिच। हैव मतलब जिनके पास है, वो चीज अवेलेबल है, तो उन्हें हैव्स बोलते हैं और वो अमीर कहलाते हैं, और जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो क्या कहलाते हैं, हैव नॉट, उनके पास नहीं है, एंड दे आर एक्चुअली बिकम पुअर। ये तराजू दिख रहा है आप लोगों को, जिसमें एक तो गरीब है और एक अमीर है। ठीक है, तो कुछ लोगों के हाथ में ही सारे रिसोर्सेस का कंसंट्रेशन है, और जो पुअर है वो वीक होते जा रहा है। उसके बाद देखो, ये सारा तो इंडिविजुअल लेवल पे है, ठीक है, ये इंडिविजुअल लेवल पे है, किसी के हाथ में है किसी में नहीं है, पर व्हाट अबाउट द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड का क्या है, वर्ल्ड में ये सारी चीजें होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन और पोल्यूशन, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, जो हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि ग्रीड और ओवर यूज की वजह से हमारा इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, प्लस लोगों में क्या आ रही है, सोशल इन
इक्वालिटी। ओके, यहां तक मुझे लग रहा है सब बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब जब इतनी ज्यादा सोशल इनइक्वालिटी यहाँ पे आ चुकी है, तो देखो अब हमें आगे क्या करना है, हमें जानना है इसका क्या सल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन क्या निकला, हमने ये पढ़ लिया, डिप्लीशन हुआ। ठीक है, रिच और पुअर में ज्यादा जो है डिफरेंसेस आ गए, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए, इकोलॉजिकल क्राइसिस हो गए। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी चीजें हो गई, जिस जो हालत यहाँ पे अर्थ की हो रही है। ठीक है, ये हमें इमेज में दिख रहा है कि अर्थ इतनी ज्यादा सूख चुकी है, अर्थ थ्रस्टी है। पर इसका हमने सोल्यूशन क्या निकाला, तो देखो इसका सोल्यूशन हमारा ये निकला कि सबसे पहले तो हमें सोचना पड़ेगा किसके बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल हो, जो लंबे समय तक का डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, जो हमारे आज की जरूरतों से तो मिले ही मिले, मतलब आज की जरूरतें वो पूरी करे, पर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, बिना किसी फ्यूचर जनरेशन के कॉम्प्रोमाइज के, मतलब कि हमें आज की तो सारी नीड्स को यूज करना ही है, उसको सेटिस्फाई करना ही है, प्लस हमारे को फ्यूचर जनरेशन की जरूरतों का भी ख्याल रखना है। जैसे कि हमने पेड़ उगाए, ठीक है, अब पेड़ हमने काट भी लिए, अब इतनी ज्यादा पेड़ों की कटाई होती जा रही है, लैंड बच नहीं रही, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो फ्यूचर जनरेशन के पास वो रिसोर्स आएगा कहां से। ठीक है, वो रिसोर्स ही खत्म हो जाएगा और आने वाली जनरेशन के पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें किसे फॉलो करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो अब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचते सोचते एक सोल्यूशन निकला कि पूरी दुनिया भर के लोगों ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, अर्थ समिट। अर्थ मतलब पूरी धरती के लिए, समिट एक टाइप की मीटिंग। ठीक है, मीटिंग समझ लो, एक मीटिंग की उन्होंने 1992 में, लेकिन जगह कौन सी थी, रियो डी जेनेरो, जो कहां पे है, ब्राजील में है। ओके, ब्राजील में ये जगह है जहां पे 100 से ज्यादा हेड ऑफ द स्टेट, मतलब कि 100 से भी ज्यादा लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए। ठीक है, और इन सब ने क्या साइन किया, एक एजेंडा 21, जिसमें कुछ बातें लिखी थी। ठीक है, कुछ एम्स लिखे थे जो इस धरती को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत थे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने के लिए। तो देखो जो ये हमारा एजेंडा 21 है, इसका एम क्या था, सबसे पहला तो कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, जो हमारे इन्वायरमेंट में डैमेज हो रहा है, इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उन सारी मुसीबतों से निपटना। दूसरा कॉम्बैट डिसीजेस, जितनी बीमारियां हो रही हैं उनसे निपटना। प्लस इराडिकेट पोवर्टी, जो गरीबी है उसको खत्म करना। ग्लोबल कॉपरेशन, पूरी दुनिया, ये काम कोई इंसान एक देश मिलके नहीं कर सकता, अगर हमें पूरे अर्थ को बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे ग्लोब के साथ कॉपरेशन करना पड़ेगा। प्लस इसी के साथ एवरी लोकल गवर्नमेंट ड्रॉ इट्स ओन एजेंडा 21, हर सरकार अपना खुद का भी एक लोकल एजेंडा 21 ड्रॉ करेगी, बनाएगी और इसे लागू करेगी। ठीक है, जो वो फॉलो कर पाए। तो आई होप यहां तक आपको सबको क्लियर हो गया है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज द 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। अब ये रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, रिसोर्सेस हमने पढ़ लिए, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना है तो वी नीड अ प्लानिंग। किसी भी चीज के लिए प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्लानिंग के लिए हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो हमारी सबसे पहली सीढ़ी है किसकी, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। हमें अपने सारे रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और इन्वेंट्री तरीके से यूज करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जानने के लिए सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ठीक है, इस सारे मेथड की वजह से इंडिया में जो भी रिसोर्सेस, ठीक है, जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उन सबका मुझे एक हिसाब करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज अब मैं हिसाब क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इंडिया तो इतना बड़ा देश है ना। जब इंडिया इतना बड़ा देश है, किसी साइड पे तो बहुत ज्यादा ठंड है, किसी साइड पे बहुत, ईस्ट में बहुत ज्यादा बारिश है और वेस्ट में बहुत ज्यादा धूप है, वहां पानी की कमी है, साउथ इंडिया में अलग प्रॉब्लम्स है, तो पूरे इंडिया के रिसोर्सेस ना छठे बटे हैं।
ठीक है, सब जगह जो है रिसोर्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि पूरे इंडिया के रिसोर्सेस मिला करके टोटल रिसोर्सेस हमारे पास कितने हैं। तो मैंने सबसे पहले तो उस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया। देन हमारा सेकेंड पॉइंट ये है, इन्वॉल्व द प्लानिंग स्ट्रक्चर। एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा मुझे। मैंने ये सारे रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कर लिए, मेरे पास उस हिसाब से सारी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए। स्किल्स मतलब स्किल वर्कर्स, उस चीज से रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स है वो मेरे पास होना चाहिए। प्लस इंस्टीट्यूशनल सेटअप, एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, कंपनी होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, ताकि मैं इन रिसोर्सेस को क्या कर सकूं, इन रिसोर्सेस को कन्वर्ट कर सकूं इन यूजफुल थिंग्स। ओके, एक अच्छी चीजों में इनको कन्वर्ट किया जा सके और सारे लोगों तक इक्वली इसे पहुंचाया जा सके। ठीक है, ये समझ आया। तो हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि मैंने अब ये काम कर लिया, आइडेंटिफाई भी कर लिया, ठीक है, सारा जो है मेरे पास स्किल भी आ गई, टेक्नोलॉजी भी आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सब कुछ है। अब नाउ मुझे अपने प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ क्या करना है, मैच करना है। जो भी मैंने रिसोर्स डेवलपमेंट किया है, ठीक है, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए जो भी प्लान्स बनाया है उसे मैंने किसके साथ मैच करना है, नेशनल डेवलपमेंट गोल के साथ। मान लो कि मैंने अपना खुद का बना लिया, अपने स्टेट का बना लिया कि मेरे स्टेट का ये गोल है, ठीक है, लेकिन इंडिया के अदर स्टेट्स का क्या है, ठीक है, ये तो मुझे नहीं पता। तो ठीक है, अब सरकार क्या करेगी, उसने एक अपना नेशनल डेवलपमेंट गोल निकाला है, मुझे उसके साथ क्या करना है, मैच करना है, ताकि जो हम सोच रहे हैं और जो गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट सोच रही है, उसमें ज्यादा डिफरेंस क्रिएट ना हो। और इन एक्चुअल हमारा गोल तो यही है, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं। अब गांधी जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जो आप अपने एग्जाम्स में आंसर में बार बार कोट कर सकते हैं, ठीक है, द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड। इस पूरी दुनिया में इतना बहुत है, ठीक है, इतनी बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं कि हर किसी की नीड्स पूरी हो सके, बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। लेकिन सबकी ग्रीड के लिए, लालच के लिए ये कुछ भी नहीं है। ये किसने कहा है, महात्मा गांधी। अब देखो इस चीज को लागू कब से करना स्टार्ट के लिए कह रहे हैं, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहले 5 ईयर प्लान में ही इस चीज को हम लागू करना चाहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है कि हम लैंड रिसोर्सेस को कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, लैंड रिसोर्सेस और उसका यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन सिंपल समझो, क्या, यूज। यूज क्या है, लैंड रिसोर्सेस कितने अवेलेबल है और उसका यूज क्या है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है। तो देखो लैंड का ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, हमें बस याद रखने की जरूरत है। तो हमारे पास 30% तो माउंटेन्स है, माउंटेन्स में भी रिवर्स फ्लो कर रही हैं और इट इज हेल्पफुल फॉर टूरिज्म। 43% हमारे पास प्लेन एरिया है, दैट इज गुड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। 27% हमारे पास प्लेट्यू रीजन है, दैट इज रिजर्व फॉर रिच मिनरल्स एंड फॉरेस्ट। अब ये सारा हमने पढ़ लिया, ओके, जितना हमने पढ़ा है इतना इनफ है। प्लस अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आई विल एडवाइस यू कि आप एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी लाइन बहुत अच्छे से रिवाइज करें, तो आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर होते हुए चलेगी। ओके, तो देखो हमारा अगला है कि लैंड यूटिलाइजेशन में, यूज में सबसे पहला तो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट एरिया ने बहुत बड़ा लैंड जो है कवर किया हुआ है। प्लस साथ साथ कुछ लैंड ऐसा है जो कल्टीवेशन, जिसपे हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते। अब खेती बाड़ी नहीं कर सकते बिकॉज इट इज बैरन,
बैरन का मतलब क्या है, जो जो ज्यादा उपजाऊ नहीं है, ऐसी धरती। कितने लैंड पे खेतीबाड़ी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उस पर रोड्स बनी है, बिल्डिंग्स बनी है, ठीक है, कुछ लैंड हमारा इस पार्ट में भी गया हुआ है। अगला लैंड है अदर अनकल्टिवेशनल लैंड, जो दूसरा जिस पे खेतीबाड़ी नहीं हो रही वो कौन सा है, जिस पे पेस्चर्स उग रहे हैं, ठीक है, चारा उग रहा है, ठीक है, और जिस पे सिर्फ ग्रेजिंग लैंड है, जिस पे मवेशियों को, गाय भैंस बकरियों को सिर्फ चराया जाता है, ग्रेस करवाने लेके जाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा फोर्थ, फैलो लैंड। फैलो लैंड वो होती है जैसे कि एक साल हमने इस पे क्रॉप्स उगाई और अगले साल हमने उस पे नहीं उगाई, उसे खाली छोड़ दिया, एक साल के लिए हमने वहां पे गैप दे दिया टू रीमेंटेन, ठीक है, इट्स फर्टिलिटी, तो उस वो अपनी फर्टिलिटी वहीं से रीगेन कर ले, ठीक है। अब हम लैंड का बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज कर लेते हैं ना, कंटिन्यूस उस पर क्रॉप उगाते जा रहे हैं, तो उस लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है। इसलिए कहीं कहीं कितने एरियाज में कभी कभी एक साल या एक साल से कम समय के लिए लैंड को खाली छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी फर्टिलिटी रीगेन हो जाए। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया वो होता है कि कितना टोटल एरिया हमारा सच में सोन है, सोन मतलब जिसपे हमारा अनाज उग रहा है, ठीक है, और हार्वेस्टेड जितना हमारा अनाज जो है वो कट चुका है। अब देखो एक यहाँ पे की पॉइंट ये है कि लैंड इज अ असेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, वी मस्ट यूज अवर प्लेन माउंटेन एंड प्लेटियस केयरफुली। हमारे पास लैंड बहुत अवेलेबल है और हमें इसको बहुत ज्यादा केयरफुली यूज करना चाहिए। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। ओके, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, डिग्रेडेशन का मतलब है कि कोई भी चीज हमारी डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है, हमारी लैंड खत्म होती जा रही है, खराब होती जा रही है, कैसे, लेकिन इसके कारण क्या है, तो सबसे पहले देखो डिफोरेस्टेशन, पेड़ हमारे कटते जा रहे हैं, कुछ स्टेट्स में लाइक गुजरात एंड राजस्थान में ओवर ग्रेजिंग हो रही है, जानवरों को बहुत ज्यादा एक ही लैंड से बार बार खाना जो चारा है वो चराया जा रहा है एक ही लैंड का, तो ओवर ग्रेजिंग हो गई वहां पे। प्लस पंजाब के कुछ एरिया में क्या है, पंजाब एंड हरियाणा में ओवर इरिगेशन, ठीक है, सिंचाई तो कर रहे हैं अपने लैंड की, ठीक है, अनाज उग रहा है, कल्टीवेशन उग रहा है, तो कल्टीवेशन हो रहा है, वहां पे ओवर इरिगेशन, इरिगेशन मतलब सिंचाई, सिंचाई हद से ज्यादा की जा रही है, जिसकी वजह से सैलिनिटी आ गई है और एल्काइनिटी आ गई है सॉइल के अंदर। कुछ जगह पे लाइक झारखंड एंड एमपी में क्या हो रहा है, माइनिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, माइनिंग एक्टिविटीज लीविंग डीप स्कार्स, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, कंटिन्यूस धरती के अंदर से माइनिंग की जा रही है और वापस उसे रिटेन रीमेंटेन करने का भी कोई भी समय नहीं है। साथ साथ हमारा क्या हो रहा है कि बहुत सारी जगहों पे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस का बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, वेस्ट पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। अब इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा केमिकल से रिलेटेड चीजें होती हैं जैसे कि लाइमस्टोन क्रशिंग, ठीक है, फॉर सीमेंट, ठीक है, ऐसे काफी सारे और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से हमारा लैंड जो है बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। लेकिन इन सब चीजों से बचा कैसे जा सकता है, मेजर सोल्यूशन क्या है, एक तो अफॉरेस्टेशन करो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, प्लस प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, जो हम चरा रहे हैं जानवरों को भी उसे प्रॉपर मैनेजमेंट करो, आज इस लैंड में चराया है, देन थोड़े टाइम बाद जगह चेंज कर ली, देन इस पे वापस आ गए, देन कहीं और जगह चेंज कर ली, तो इस तरीके से हम अपने लैंड को ओवर गेजिंग से बचा सकते हैं। प्लांटेशन ऑफ बेल्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, बेल्ट ऑफ प्लांट लगाने से हम किसको रोक सकते हैं, सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, यानी कि हमने कहीं पे अगर फील्ड है उसके चारों तरफ हमने पेड़ लगा रखे हैं तो हमारी फर्टाइल सॉइल कहीं भी दूर जगह उड़ा के नहीं लेके जा सकता विंड, ठीक है, तो सारी सॉइल हमारी फर्टाइल सॉइल उसी लैंड में रह जाएगी। प्लस स्टेबलाइजिंग द सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थोनी बुशेस, अगर हमारा रेगिस्तान है, ठीक है, और रेगिस्तान है तो वहां पे क्या है, रेत है, अब उस रेत में अनाज तो नहीं उगता, अगर वो रेत उड़ के किसी फर्टाइल लैंड पे जाके बैठ जाएगी और उसकी उसकी फर्टिलिटी कम होती चली जाएगी, तो उसको बचाने के लिए हमें उसके चारों तरफ क्या लगाने हैं, थॉर्नी बुशेस, कांटे वाली झाड़ियां उसके आसपास उगानी है।
प्लस माइनिंग एक्टिविटीज को हमें कंट्रोल करना है, और जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है उसका डिस्चार्ज, जहां पे वो निकास है, उस चीज को भी हमें यहाँ पे कंट्रोल करना है। ओके अब की पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी डैमेज लैंड। ह्यूमंस की हमारी जो एक्टिविटीज होती है वो लैंड को डैमेज कर रही है, पर बेटर तब होगा, बेटर मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक प्रैक्टिस कैन हील इट। अगर हम उससे अच्छे से मैनेज करेंगे, साइंटिफिक प्रैक्टिस अपनाएंगे, तो हम इस सारी चीजों से उभर सकते हैं, सारी चीजों को हील कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। वेरी शॉर्ट फॉर्म में कीवर्ड्स में अपने नोट्स बनाते हुए चलो, ठीक है। इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम इस सीरीज को कंप्लीट पूरा करेंगे, और एक लाइक बटन से हिट कर दो टू गिव मी मोर मोटिवेशन टू क्रिएट सच वीडियोस। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है सॉइल। सॉइल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। ये लैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन्स क्या है, एवरी वेयर इज सॉइल, एंड सॉइल मिट्टी ही तो है। अब देखो, सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। सॉइल हमारा क्या है, लिविंग सिस्टम है, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा देता है, फ्यू सेंटीमीटर ऑफ डेप्थ, ठीक है। फ्यू सेंटीमीटर की गहराई भी बनाने में इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर। ओके, अब देखो इसके फैक्टर, सॉइल बनाने में फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो रिलीफ। रिलीफ का मतलब क्या होता है कि लैंड कैसी है, लैंड पहाड़ है, प्लेट्यू है, प्लेन एरिया है, तो रिलीफ बहुत मैटर करता है। फिर पैरेंट रॉक, पैरेंट रॉक देख रहे हो, ये हमारे सबसे नीचे वाली, ओके, पेरेंट बेड रॉक है ये हमारी। उसके बाद हमारा क्लाइमेट, मौसम कैसा रहता है वहां का, वेजिटेशन, किस टाइप की वेजिटेशन उग रही है, पेड़ पौधे कैसे हैं, टाइम, समय कितना लगेगा, फोर्स ऑफ नेचर, नेचर के दूसरे फोर्स भी इंपैक्ट करते हैं, टेम्परेचर, या तो यहाँ पे कोल्ड है या फिर हॉट एरिया है, ठीक है, हॉट रीजन है, ठीक है। उसके साथ विंड, वाटर, ये सारी चीजें हमारे इस फैक्टर को, सॉइल फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। अब उसके साथ हमारे को क्या देखना है, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल में हम देखेंगे सबसे ऊपर वाली सॉइल तो हमारी क्या कहलाती है, टॉप सॉइल, ठीक है, जहां पे हमारी ग्रास उगी दिख रही है, प्लांट्स उगते हैं, ट्रीज उगते हैं, जो भी चीज हमें विजिबल है, जो भी चीज हमें दिख रही है, और उसके ऊपर की सबसे पहली सॉइल हमारी टॉप सॉइल है। उसके नीचे वाली सॉइल होती है हमारी सब सॉइल, जहाँ पे छोटे छोटे पत्थर, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सारी चीजों की एक चादर होती है। चादर मतलब बिछी हुई है ना, इसलिए मैं चादर बोल रही हूँ। इट इज वेदरिंग ऑफ रॉक, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ओके, उसके बाद हमारा आता है सबस्ट्रेटम, ठीक है। जो ये सबस्ट्रेटम है, इसमें क्या होती है, कुछ पेरेंट बेड रॉक का कुछ मटेरियल, ये है ना पेरेंट बेड रॉक, इसका ही कुछ मटेरियल हमारा इसके ऊपर वाली लेयर में होता है, बट इट इज एक्चुअली वेरी लूज, ठीक है, बहुत ये टाइटली नहीं होता, लेकिन कुछ ये लास्ट पेरेंट रॉक का ही कुछ हिस्सा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेटम। ओके, और उसके साथ हम यहाँ पे अपना एक की पॉइंट देखेंगे कि सॉइल इज डायनेमिक। सॉइल डायनेमिक है, रेन्यूएबल है, अपने आप को बार बार रीन्यू कर सकती है, मीडियम दैट सपोर्ट ऑल लाइफ ऑन अर्थ। सॉइल की वजह से ही तो सारी इस अर्थ पे क्या है, लाइफ है, ठीक है। बिकॉज सॉइल नहीं होती तो प्लांट्स कैसे होते, उन प्लांट्स में खाना कैसे उगता, हाउ हम ह्यूमन कैसे सरवाइव कर पाते, ठीक है। बट फॉर्म्स इनक्रेडिबली स्लो, लेकिन सॉइल से ही सारी चीजें हैं, लेकिन ये बनती कैसे है, बहुत स्लोली बनती है, इसका प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है, बिकॉज इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू मैन्युफैक्चर, तो नहीं, इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर टू बिल्ड, ठीक है, अपने आप को बनाने में भी इसे मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो चलो, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल्स पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया के पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सॉइल्स हैं कि टाइप्स ऑफ सॉइल क्या क्या है इंडिया में, अब हम ये पढ़ेंगे। तो देखो, तो दो मेजर सॉइल हम देखते हैं, सबसे पहले दैट इज फर्स्ट एलुवियल, ठीक है। एलुवियल सॉइल है जिसमें इसका
डिपोजिशन कहाँ पे होता है, ये हमें पाई कहाँ जाती है, एक तो पहले हिमालयन रिवर्स के द्वारा पाई जाती है, जो हमें कौन लेके आती है, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इनका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब बनावट, इनकी बनावट हमारी इन रिवर से होती है। सबको पता है कि एलिवियल सॉइल जो है सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है, सबसे ज्यादा उपजाऊ सॉइल मानी जाती है, बिकॉज ये सॉइल जो है रिवर्स के द्वारा बह के आती है। और जो रिवर्स के द्वारा बह के आने वाली सॉइल होती है वो दोनों तरफ अपने जो है सॉइल डालती जाती है और रिवर आगे बढ़ती जाती है। तो बहुत ज्यादा रिफाइंड सॉइल होती है, क्लियर सॉइल होती है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत अच्छी क्रॉप उगती है। ठीक है, देखा है आगे ट्रेड्स में लिखा है हाईली फर्टाइल, बहुत ज्यादा उपजाऊ है, ठीक है, बहुत ज्यादा उपजाऊ ये सॉइल है। प्लस इसमें टाइप्स है, हमने खादर एंड भांगर, ये हमारा 9th क्लास में भी ऑलरेडी हमने कवर किया था। 9th क्लास में हमने पढ़ लिया था कि खादर क्या है, भांगर क्या है। खादर जो न्यू फर्टाइल एलुवियल सॉइल है वो खादर, और जो ओल्ड है मतलब कि भांगर, मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल, ओके, वो हमारी भांगर कहलाएगी। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स वीट, पैडी और शुगर केन, ओके। उसके बाद हमारा टॉपिक है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को एक्चुअल में रेगर भी कहते हैं, ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति, फॉर्मेशन कैसे हुई, जो हमारा ज्वालामुखी फूटता है उसमें से निकलता है लावा, और जब ये लावा ठंडा पड़ जाता है और उस लावे के ठंडे पड़ने पे जो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, ब्लैक सॉइल। दिख रहा है, इट इज एक्चुअली ब्लैक इन कलर, ओके। तो उसके साथ इसका काम क्या है, मेन ट्रेड क्या है कि इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है हमारा मॉइस्चर है, क्या है, मॉइस्चर, नमी है इसके अंदर। प्लस रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट में ये बहुत ज्यादा रिच है। और कौन कौन सी सॉइल पाई जा रही है, कॉटन, और साथ साथ इसको क्या बोला जा रहा है, ब्लैक कॉटन सॉइल, ओके। तो देखो अगला हमारा टॉपिक है कि इसके साथ साथ कुछ और भी हमारे पास जो है सॉइल्स एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि एलिवियल सॉइल हमने पढ़ लिया, ब्लैक सॉइल हमने पढ़ लिया। अब रेड एंड येलो सॉइल ये है कि ये किससे डेवलप हुई है, हमारी क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से। अब कभी कभी ये रेड हो रही है, कभी येलो। रेड जब होती है जब इसमें डिफ्यूजन ऑफ आयरन बढ़ जाता है, येलो तब होती है जब ये कंप्लीटली हाइड्रेट होती है। पाई कहाँ जाती है, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ के रीजन में। अब देखो जो ये रेड और येलो कलर का जो एरिया है ना, ये हमारा दैट इज रेड एंड येलो सॉइल, जिसपे ये ब्लैक कलर का स्केच पेन ड्रॉ है, दैट इज ब्लैक सॉइल रीजन। तो देखो अगला हमारा टॉपिक है लेटराइट सॉइल। अब ये वर्ड लेटर कहां से आया, लेटर का मतलब होता है ब्रिक, क्या, ईंट, ठीक है, ये वर्ड का ये मतलब होता है, दैट इज लेटराइट सॉइल। अब ये लेटराइट सॉइल डेवलप यहां से होती है इन हैवी रेनी एरियाज में, ये एक तो है। प्लस साथ साथ इंटेंस रिलिचिंग इसका रिजल्ट है, मतलब कि जब बहुत तेज बारिश आती है तब जो लैंड के ऊपर जो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है वो अपने संग, ठीक है, बारिश आई और फर्टाइल सॉइल को बारिश पूरा बहा के अपने साथ ले गई, ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं लिचिंग, इंटेंस लिचिंग होती है, एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। और पुअर इन हमस, हमस हमारी क्या होती है, हमस का मतलब है जैसे कि हम देखें कि जो हम प्लांट्स घर में लगाते हैं उसमें हम कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर के तौर पे, या तो हम केमिकल फर्टिलाइजर ना यूज करके कुछ नेचुरल फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं, जैसे पेड़ों के सूखे हुए पत्ते, उनका बुरादा हो गया या होममेड वेस्ट हो गया, जिससे प्लांट की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन दिस सॉइल इज एक्चुअली पुअर इन ह्यूमस, और यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, इसलिए सारे बैक्टीरिया सॉइल से खत्म हो चुके होते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। अब क्रॉप्स कौन सी उग रही है, टी, कॉफी और कैशू। उसके साथ हम पढ़ेंगे एरिड सॉइल। एरिड सॉइल इज एक्चुअली सैंडी। अभी कौन से रीजन में है हमारे, देख रहे हो, राजस्थान एंड गुजरात, वेस्टर्न राजस्थान में ये सॉइल है, ठीक है। सेलाइन नेचर है, बहुत ज्यादा नमकीन है, सॉल्ट बहुत ज्यादा है सॉइल में। प्लस लेकिन हमस, सेम वही बात ऊपर वाली कि हमस बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। हमस का मतलब है बिल्कुल ही भी मॉइस्चर और
फर्टिलिटी वाला कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। साथ साथ हम इसमें देखेंगे कि लोअर लेयर हैज कंकर विच ब्लॉक द वाटर फिल्ट्रेशन। इसके अंदर एक लेयर के नीचे ही किसकी लेयर बिछी हुई है, कंकड़ की, जो पानी को नीचे जाने से रोक देती है, जमीन के नीचे जाने से, फिल्ट्रेशन करने से बहुत ज्यादा रोक देती है। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया। उसके बाद है हमारा क्या, फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट मतलब जंगल। जंगल में जिस टाइप की हमारी सॉइल पाई जा रही है, हिली माउंटेनियस एरिया में पाई जाएगी। लूमी मतलब नमी होगी, साफ सीधी बात है। ठीक है, सिल्टी इन वेरी साइड, जो घाटी है उसके पास ये सिल्टी भी पाई जाएगी। कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप, जो अपर स्लोप है ऊंची तरफ है, ऊंची तरफ पे ये क्या है, मोटे मोटे कण पाए जाएंगे। एसिडिक विद लो हमस, एसिडिक तो है लेकिन हमस इसमें लो है। कब, कहाँ पे, स्नो कवर्ड हिमालयास में। अब एग्जाम में हमने ये बहुत याद रखना है कि हैवी रेन की वजह से लेटराइट सॉइल में लीचिंग होती है और जो कंकड़ है वो ब्लॉक कर देते हैं एरिड सॉइल को पानी नीचे भेजने में, इनफिल्ट्रेशन। ओके, इसी के बाद अब हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक है, क्या हमारा अगला टॉपिक है, सॉइल इरोजन। कि सॉइल मतलब है मिट्टी, इरोजन मतलब कि इसको कैसे उजाड़ा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। देखो, तो इरोजन का तो मतलब आपको समझ आ गया, सॉइल को खत्म करना। ठीक है, जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो खत्म होती जा रही है, कैसे। अब पहले तो डेफिनेशन देख लो, डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की जो है फर्टिलिटी खत्म हो रही है, फर्टिलिटी नहीं मतलब उसकी उपजाऊ जो मिट्टी है वो दूसरी जगह बहा के लेके जाया जा रहा है, वॉशिंग डाउन, या फिर वो बह के दूसरी जगह पे चली जा रही है। तो देखो, पहले तो गली इरोजन है, इरोजन मतलब बह के अच्छी जो मिट्टी है वो दूसरी जगह जा रही है। देखो, एक लैंड है और लैंड में पानी इतना बहाव से आया है, बहाव से आया है कि उसने पूरी गली बना दी बह के। ठीक है, जो ये बह रहा है, ठीक है, और ये किस में हो सकता है, सिर्फ क्लेई सॉइल में हो सकता है। और इसने क्या बना दी, एक बैड लैंड, एक खराब धरती बना दी। समझ आ गया व्हाट इज गली इरोजन। उसके बाद है हमारा शीट इरोजन, कि देख रहे हो ये पूरी लैंड है और लैंड में से पानी जो है बह के नीचे जा रहा है। ठीक है, चारों तरफ से पूरा शीट की तरह बह रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, शीट इरोजन। अगला है विंड इरोजन, वेरी इजी। अच्छी सी यहाँ पे मिट्टी है, फर्टाइल है और पूरी विंड इसको अपने साथ उड़ा के दूसरी जगह पे लेके जा रही है। अब इसके सोल्यूशन हम क्या क्या निकाल सकते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। तो देखो, सोल्यूशन क्या होगा, हमने सॉइल इरोजन तो पढ़ लिया, वॉशिंग डाउन ऑफ द सॉइल, सॉइल जो है पूरा वॉश डाउन हो रही है बाय द मीडियम ऑफ विंड, वाटर और डिफेक्टिंग, या फिर हम अच्छी फार्मिंग नहीं कर रहे उसकी वजह से। तो हम इन चीजों से लड़ कैसे सकते हैं, पहले तो काउंटर प्लगिंग कर दें। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे देख रहे हो ये फोटो में कोई भी जो है फार्मिंग सीधी सीधी नहीं की, सबको टेढ़ा मेढ़ा किया हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी पानी जो है इधर उधर या मिट्टी बहा के नहीं लेके जा सकती। हर जगह क्या है, रुकावट है, क्या है, बैरियर्स है, बैरियर बन गया ये। ठीक है, उसके साथ हमारा है टेरेस फार्मिंग। टेरेस हमारा बेसिकली कहाँ पे देखा जाता है, माउंटेन पे, माउंटेन एरियाज पे। ठीक है, बिकॉज माउंटेन में ना सीधा पानी ऐसे बहा के नीचे लेके आते हैं, तो हमने स्टेप्स बना दिए, सीढ़ियां बना दी, ताकि पानी जो है हर जगह जाके स्टॉप हो, रुक जाए। अगला हमारा क्या है, स्ट्रिप फार्मिंग, मतलब एक जगह हमने जो है क्रॉप नहीं उगाई, एक जगह उगा ली, एक जगह नहीं उगाई, एक जगह उगा ली। जब पानी यहाँ से बह रहा है तो वही यहीं रुक जाएगा, फिर बह के थोड़ा आगे गया फिर यहीं रुक जाएगा। मतलब इन शॉर्ट हमारी सॉइल जो है वो बाहर नहीं जा पाएगी। ओके, फिर अगला हमारा क्या है, शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट हमारा ज्यादातर होता है डेजर्ट सैंड एरिया में। अब ये दिख रहा है सैंड रेत के पहाड़ बने हुए हैं। अब ये रेत के पहाड़ जो है इसकी मिट्टी विंड के द्वारा बाहर चली जाती है और दूर दूर तक अच्छी लैंड पे भी मिट्टी बैठ जाएगी, तो इसलिए हमने क्या उगा दिया यहाँ पे, ट्रीज। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब हम कुछ बेसिक पॉइंट्स जान लेते हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े, कि रिसोर्स कैसा होना चाहिए, एसेसिबल, इकोनॉमिकली फेसिएबल, कल्चरली एक्सेप्टेड। डन। हमारे रिसोर्सेस ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑनरशिप और स्टेटस पे डिवाइडेड है, ये भी हमने कर लिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हमें एक चीज मिली, क्या, एजेंडा 21। ये हुआ कहां पे था, रियो डी जेनेरो में, जो कि ब्राजील में है। ठीक है, 100 प्लस
लीडर्स यहाँ आए थे। उसके बाद इंडिया कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ लैंड? 43% प्लेन एरिया, 30% माउंटेन और 27% प्लेट्यू। उसके बाद हमारी सॉइल जो है वो सॉइल इज रेन्यूएबल, सॉइल खुद को रिन्यू कर सकती है, लेकिन साथ साथ वो किससे प्रोन है? डिग्रेडेशन, ताकि कि वो खराब ना हो जाए, वो इस चीज से डिग्रेडेशन में है, क्योंकि वो रीन्यू तो कर सकती है बट द प्रोसेस इज सो लॉन्ग। ठीक है, एक तो बहुत लंबा है और स्लो है। इंडिया की दो